एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्सेस। मैं हूँ सीए मेघा त्रिपाठी एंड सीए फाउंडेशन के जो बच्चे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि मैम रिवाइज नहीं हो पा रहा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कुछ समझ नहीं आता है और इतने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं कि जो हम लोग को कंफ्यूज कर देता है। बिकॉज कभी हमें लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और वही कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल बन सकता है। तो इसीलिए आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कहीं ना कहीं जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है या जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल्स के साथ मस्ती से हंसी खुशी हम आज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेंगे। ओके, सो वेलकम टू दिस टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रही हूँ तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिटेल में समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि उस चीज़ को हमें री एनफोर्स करना इसीलिए ज़रूरी है सो दैट आगे के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ ही साथ में क्लियर होते जाएं। कभी कभार क्या होता है कुछ बच्चे कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही इतने स्पेसिफिक नहीं हो पाते और आगे अगर मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाने लग जाऊंगी तो दे विल बी लाइक ओ गॉड ये कहाँ आ गए, हम गजनी बन जाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों को उनकी मेहनत से बचाने के लिए मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सो टू कीप इन माइंड, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि एक था राजा एक थी रानी और दोनों मिल गए और हो गई खत्म कहानी। दैट इज बिजनेस में भी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कैसे बनता है, सबसे पहले होना चाहिए एक अग्रीमेंट और अग्रीमेंट के साथ साथ उसमें होना चाहिए एनफोर्सेबिलिटी, जो कि हो सके हम उसको कोर्ट में खदेड़ सके, अगर वो काम ना करे तो हम उसको स्यू कर सके। ये दो चीजें अगर साथ में आ जाती हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कहा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी दोनों साथ में आते हैं और वो मिल के बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ जैसे ही हम अग्रीमेंट की बात करते हैं तो अग्रीमेंट में भी जैसे वैलेंटाइंस डे पे आपने देखा होगा आपको मिलता है ऑफर, आपको मिलता है प्रपोजल, कोई एक्सेप्ट करता है और कोई दिल तोड़ता है। तो अगर बिजनेस टर्म्स में हम देखें, बिजनेस टर्म्स में अगर सामने वाले ने आपको कोई ऑफर दिया है, कोई प्रपोजल दिया है और उस प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगा आपका अग्रीमेंट। और यही आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, वहां पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं आ पाया तो वो बन जाएगा आपका नॉन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। अग्रीमेंट मतलब भाई मैं मान गया हूं तुम्हारी बात, जो तुम बोल रहे हो ठीक है, यही ऐसा ही सही, दैट इज अग्रीड। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये दो चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों, एक होता है अग्रीमेंट, दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी। ये दोनों साथ में आते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अग्रीमेंट में मैम क्या आएगा, अग्रीमेंट में एक बंदा होगा जो ऑफर करेगा और एक बंदा होगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा। जब वो ऑफर और एक्सेप्टेंस साथ में आ जाएगी उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कह दिया जाएगा, अग्रीमेंट। ठीक है, चलो तो ये था कुछ क्विक रिवीजन जो कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट में होता है। एंड एज यू आर अवेयर मैंने बताया था सारी डेफिनेशंस कोई से भी एक्ट की कहाँ दी रहती है, सेक्शन 2 में। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस दी हैं, आपको अग्रीमेंट की भी मिल जाएगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट की भी मिल जाएगी, आगे भी जो डेफिनेशंस आप पढ़ोगे सारी डेफिनेशंस आर गिवन अंडर सेक्शन 2। चलो अब हम आगे चलते हैं और आगे ये समझते हैं। इससे पहले जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कि मैम एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है तो मैं बता दूं बेटा, एनफोर्सेबिलिटी मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कोर्ट में हम आपको स्यू करेंगे अगर आपने ये काम नहीं किया, बिकॉज आप ऑब्लाइज हो ये काम करने के लिए। इसको कहा जाता है लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब अगर मैंने किसी बंदे को बोला भाई मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगी, तुम मुझे ये कार बेच दो, मुझे जरूरी है, ठीक है, मुझे खरीदनी है। अब वो सामने वाले ने क्या किया, उसने मेरे से पैसे ले लिए बट उसने मुझे वो कार दी ही नहीं, तो क्या हो गया, वो लीगली ऑब्लाइज्ड है वो मुझे कार देने के लिए, नहीं तो मैं कोर्ट पे जाके उस पे स्यू कर दूंगी, उस पे केस कर दूंगी। सो दिस थिंग इज लीगल एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम करते हैं, बिजनेस में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं धोखाधड़ी से बचने के लिए, हम अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये दिया गया है कि भाई आपकी एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए एंड दैट एनफोर्सेबिलिटी मींस इट शुड हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, चलो सो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट।
अब हम समझते हैं हमारा फ्लो चार्ट कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ बेसिस हैं, कुछ कुछ टाइप्स हैं, उनके कुछ छोटे बच्चे हैं या उनके कुछ भाई बहन हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो ये जो स्लाइड है ये मैंने आपके लिए इसलिए प्रिपेयर कराई है बिकॉज आप कहीं भी देखोगे सब जगह थियोरी बेस में पूरा आपको समझाया गया है। कहीं पर भी ये नहीं बताया कि यार एक्चुअली में जो कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ने हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं या कितने होते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है, आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन से जो मैंने बताया है दैट इज द बेसिस, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से बेस पे बनेंगे, ठीक है। और आप अगर देख रहे होगे तो ये जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं यहाँ पे, इसमें बताया है कि उस बेस के अंडर में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट और लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से बेसिस हैं। तो सबसे पहला बेस आप देख पा रहे होगे दैट इज क्रिएशन। क्रिएशन मतलब जब आप अग्रीमेंट कर रहे हो, जब आप ऑफर एंड प्रपोजल ले रहे हो, उस पर एनफोर्सेबिलिटी चेक कर रहे हो, मतलब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। और जब बनाने की बात आती है तो उसको बोला जाता है क्रिएशन। और क्रिएशन के कारण हम कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं? 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मम्मी ने बोला देखो श्याम बेटा खाना बहुत ठंडा हो रहा है, खाना आके खा लो। तुमने बोला ओके मम्मी मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुमने आके खाना खा लिया। ये क्या हो गया? तुमने बोला उनने सुना, उनने बोला तुमने सुना। तो दिस इज द वर्ड्स विच हैज बीन एक्सचेंज्ड। तुम लोगों के वर्ड्स एक्सचेंज हुए, स्पोकन हुई, तुम लोगों ने आपस में स्पीक किया और उसके बाद वो बन गया, ठीक है। तो वो एक अग्रीमेंट क्या हुआ तुम्हारा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का वर्बली हो गया है, ओरली हो गया है, स्पोकन और इट कैन बी रिटन। ऐसे एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं कि भाई हो सकता है कोई डील होने जा रही थी, उस डील में ये किया गया कि मैं 1000 शेयर्स खरीदूंगा इतने में। सामने वाली कंपनी मान गई चलो ठीक है तुम 1000 शेयर्स इतने में खरीद लो। लिखा है उसमें, वर्बली भी है, वर्बली नहीं है, रिटन है वो एग्रीमेंट, तो दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब चलते हैं इम्प्लाइड में। अब इम्प्लाइड में क्या होता है? इम्प्लाइड में मतलब कभी कभार आपने सुना होगा थोड़ा सा कोरोना काल में जब हम सुस्ताते हैं, जब हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो मम्मी बोलती हैं इतना तो तुम्हें खुद लगना चाहिए कि तुम खुद से अपने पैर हिला लो, हाथ हिला लो, थोड़ा हाथ बटा लो, राइट। तो ये वो क्या बोल रही हैं कि दिस इज इम्प्लाइड, हमें बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें खुद से पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें खुद से काम करना चाहिए। तो वो क्या चाहती हैं आप लोगों से कि वो कहें भी ना और आप समझ जाओ, है ना। तो वो कुछ बोलना भी नहीं चाहती, वो कुछ एक्ट भी नहीं करना चाहती, बट वो चाहती हैं कि इजीली वो इम्प्लाई हो जाए आप लोगों पर, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर बोलते भी नहीं हैं, जहाँ पर हम कुछ करते भी नहीं हैं, वो इम्प्लीफाई कर देते हैं कि ये तो ऑब्वियस है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे वही एग्जाम्पल पे जिसमें मम्मी ने तुम्हें खाना दिया था। बेटा तुमने खाना खाने के लिए हाँ तो कर दिया था, तुम गए नहीं, 1 घंटा हो चुका है, खाना तुम्हारा ठंडा हो चुका है। मम्मी आई तुम्हारे कमरे में और तुमको आंखों से घूरा, और आंखों से घूरा और तुम समझ गए तुमने कुछ गड़बड़ करी है। अब जब गड़बड़ करी, वो आंखों का घूरना क्या था? वो आंखों का घूरना वाज द टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तुम समझ गए कि भाई मैंने खाना नहीं खाया इसीलिए मम्मा मुझे आंखें दिखा रही हैं। मतलब टेसिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? आप एक्शन से बता देते हो, ना कुछ बोला जाता है, ना कुछ एक्सप्रेस किया जाता है, ना वो एक्सप्रेस्ड होता है, ना वो इम्प्लाइड होता है, बट एक्शंस के थ्रू आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज ऐसी होनी थी, राइट। सो जब ऐसी चीजें होती हैं उसको क्या कहलाते हैं? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। अब टेसिट कॉन्ट्रैक्ट और क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम गए, ठीक है, एटीएम में आपने पैसे निकाले, अब वो भाई पैसे जो निकालेगा ना आपको कपड़े थोड़ी बेचेगा वहां जाकर, ठीक है। सो वो एक्शन क्या है? वो एक्शन यही है कि आप वहां पे पैसे विड्रॉ करोगे, आपको वहां पे कैश आएगा, इफ इट इज कंटेनिंग द कैश, वो आपको कैश प्रोवाइड करेगा। सो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स जो होते हैं, दे आर नोन एज टेसिट
कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये सब कब बन रहे थे बेटा? जब स्टार्टिंग ही हो रही थी ना, तभी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे थे। तो जब तुम लोग एकदम कॉन्ट्रैक्ट में उतर रहे हो, ठीक है, अब उतर रहे हो तो क्रिएशन अगर हम बेस लेके चलेंगे तो हमारे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं? एक होता है मैम हम बोल के करेंगे, दैट इज एक्सप्रेस। एक होता है मैम इम्प्लाइड, ऑब्वियस था, तुम्हें समझ जाना चाहिए था, इतनी तुम्हें अकल लगानी थी, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है टेसिट, जिसमें आपके व्यवहार से, आपके तरीकों से आप समझ जाते हो कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है, या सामने वाला आपको बता देता है, जता देता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक ओपिनियन फॉर्म करवा लेता है, अंडरस्टूड हो जाते हैं हम खुद ही कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। मम्मी की आंखें सपने देखी होंगी, तुरंत दिखती हैं और सुबह ही दिखती हैं जब हम उठते नहीं हैं, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। चलो, सो दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। तभी मैं ये पर्सनलाइज्ड एग्जांपल्स लेके आती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ के साथ, सो दैट तुम लोगों को वो इजीली समझ आ जाए कि हाँ यार ये एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या चीजें होती है। इसी को हमको किससे रिलेट करना है? हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से, हमारे लीगल ट्रांजैक्शन से। तो इसीलिए जब हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी हमें समझ आएगा कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तब कैसे टेसिट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब कैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। चलो, सो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई क्या हो सकता है एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड टेसिट। तो जो आपकी बुक है बेटा, और उस बुक में जो आपको पढ़ना है दैट इज एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं। कभी कभार क्या होता है, जिससे अभी मैं डिस्कस करूंगी, आरटीपी का क्वेश्चन आएगा, उसमें पूछ लेते हैं बताओ कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे और बताएंगे, आपको समझाना रहेगा कि भाई क्यों है। सो यू शुड नो द डेफिनेशन, सो दैट डेफिनेशन इज गिवन है। मैंने बहुत इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन किया है एंड मैं आपको बताऊंगी कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वर्ड स्पोकन और रिटन। मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, या तो वो ओरली हो सकता है, ठीक है, या वो हो जाएगा रिटन। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको दोनों बंदों को पता है कि भाई किसने ऑफर दिया है और किसने लिया एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बातें हो गई, वार्तालाप हुआ और तब जाके उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब इम्प्लाइड में क्या होगा, मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। मतलब इम्प्लाइड है, हम काम ही ऐसा कर रहे हैं कि समझ में आए, ठीक है। मैंने कॉमर्स से इसकी कोचिंग खोल के रखी हुई है, ठीक है, मैं बैठी हूँ तो मेरे यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना पीसीएम के बच्चे आएंगे, इम्प्लाइड है भाई कि मैं कॉमर्स की कोचिंग खोल के बैठी हूँ तो मैं कॉमर्स के बच्चों को डील करूंगी, पीसीएम के बच्चों को नहीं करूंगी, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो इम्प्लाइड होती हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझो, हम जा रहे थे कहाँ, बस स्टैंड गए, बस स्टैंड में डिफरेंट डिफरेंट बसेस तुम लोग को दिखती हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट बसेस डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जाती हैं, ओके। मगर अब ये मत बोलना मैम वहाँ पे तो कंडक्टर चिल्लाता रहता है पूरे टाइम, वो इसलिए चिल्लाता रहता है बेटा ताकि तुम लोग आओ, ओके। तुम लोग अगर एक बस में बैठ गए जाके, तो क्या तुमको उस बस में जाने रहेगा, डेस्टिनेशन जाना रहेगा, क्या तुम्हें उस बस में फेयर देना पड़ेगा? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना तुम लोग कि हमें तो पता ही नहीं था, आपने बोला थोड़ी था कि मेरे पैसे लगेंगे, ऐसा करके बोल सकते हो क्या बस ड्राइवर को? नहीं बोल सकते। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। चलो, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट ना कुछ बोला ना समझाया, मगर कुछ किया ऐसा जो समझ में आया। मतलब टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज टू फॉर्म एन ओपिनियन। ऐसा कुछ हरकत करी, ऐसा कुछ एक्शन किया जिसका मतलब स्पेसिफिक था और सामने वाली पार्टी को समझ में आ गया, ठीक है। ना हमने उसमें कुछ बोला, ना हमने उसमें कुछ इम्प्लाई कर पाया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें हमने कंडक्ट ऐसा किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंडेशन आ गई, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दैट इज कॉल्ड एज अ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें एग्जांपल हो सकता है भाई एटीएम, ठीक है, एटीएम से आप विड्रॉ कर रहे हो, या फिर मम्मा जो है आपकी, मम्मा जो अपनी आंखें दिखाती हैं आपको, घूरती हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, है ना, हमें क्लैरिटी मिल जाती है। इम्प्लाइड में हमने क्या देखा था, इम्प्लाइड में अगर कोई बस है और बस में आप बैठ गए हो तो आपको उसका फेयर देना ही पड़ेगा। जिस बस में आप जा रहे हो, जहाँ तक जा रहे हो आपको जाना है, वो आप नहीं बोल सकते कि भाई बस में हम बैठ गए, हमको किसी ने बोला ही नहीं था तो ऐसे कैसे हो गया। दिस इज इम्प्लाइड कि आप बस में बैठे हो तो आपको फेयर देना ही। एक और एग्जाम्पल, एक कूली है, ठीक है,
कूली आगे पीछे घूम रहे थे आपके पास बहुत सामान था, आप रेलवे स्टेशन से उतरे, आपने सामान दे दिया उसको, ना उसने कुछ बोला ना आपने कुछ किया, बट आपने रोका भी नहीं, ठीक है, आप आ गए बड़े होकर के और बाद में बोल रहे हो कि मैंने थोड़ी बोला था आपको उठाने को, तो ये चीज भी गलत कहलाएगी, बिकॉज इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि अगर कूली आपका सामान ढो रहा है तो वो आपसे उसकी फीस लेगा ही लेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएशन। चलो अब चलते हैं आगे और समझते हैं हमारा दूसरा पैरामीटर कि कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट करवाना है, अभी बन चुका है, क्रिएशन का बेस खत्म हो चुका है, अब जब एग्जीक्यूट होना है, दैट इज एग्जीक्यूशन होना है, तो एग्जीक्यूशन में किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी इजी थिंग टू सी। इसमें मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दूंगी बिकॉज मुझे पता है क्लियर कट है, समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट करते क्यों हैं, किसी लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। एक बंदे ने बोला होगा, दूसरा बंदा उसका कंसिडरेशन दे रहा होगा, वो पैसे देगा, वो उसका काम करेगा, ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटेड। अगर चीज़ें नहीं हुई, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, अग्री कर लिया है और होना बाकी है, फ्यूचर में ले लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, पारो, देवदास ने पारो को बोला हम लोग की शादी तो हो नहीं पाई, हमारे जो बच्चे होंगे ना उनकी शादी जरूर कराएंगे, मतलब कि फ्यूचर में अग्रीमेंट कर लिया उन लोगों ने, तो इसको क्या बोला जाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हुआ नहीं है, अभी दोनों पार्टीज को अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, ओके। देन आता है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। भैया देवदास का बेटा तो बिल्कुल लाइन मारा था पारो की डॉटर पे, बट पारो की डॉटर वाज नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या हुआ, ये हो गया पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी। मतलब भाई जो सोचा था वो उसमें एक पार्टी ने तो कर लिया अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल, दूसरा पार्टी नहीं कर पाया है, मतलब उसमें एक एलिमेंट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का है और एक एलिमेंट उसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। चलो ये बहुत सिंपल रहता है। अब मेन जो तुम लोगों को समझना है दैट इज यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक बंदा होगा, उसको लीगल ऑब्लिगेशन रहेगा और उसी को फुलफिल करना है, दूसरे बंदे में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुमको भी करना है, तुमको भी पैसे देने ही देना है, तुमको वो काम करके देना है, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। मगर बायलैटरल इज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज रहती हैं, एक ऑफर करता है, एक एक्सेप्ट करवाता है और एक्सेप्ट करता है, और उन दोनों के खुद के लीगल ऑब्लिगेशंस रहते हैं, एक को पैसा देना होता है, एक को सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करना होता है, व्हाटएवर द टर्म्स दे हैव बीन डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये आती हैं एग्जीक्यूशन पे, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, तो तब ये कितने हैं भाई, 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। एक हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटेड, एक हो जाएगा एग्जीक्यूटरी, एक हो जाएगा पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, एक हो जाएगा यूनिलैटरल, मतलब भाई एक ही बंदा है जिसको एनफोर्सेबिलिटी या लीगल ऑब्लिगेशन आएगा, और दूसरा है बायलैटरल जिसमें दोनों ही हैं और दोनों को ही लीगल ऑब्लिगेशन में वो बंधे हुए हैं, ठीक है। चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में बेटा एग्जीक्यूटेड समझ में आ गया, एग्जीक्यूटेड मतलब राम ने कार बेचा, ठीक है, किसको, श्याम को, और श्याम ने क्या दे दिया, 1 लाख रुपीज। ये काम हो चुका है, ठीक है, एवरीथिंग इज इन पास्ट टेंस, ये काम हो चुका है, तो मतलब दिस इज बीन एग्जीक्यूटेड, तो ये हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ऐसे इसको आगे चलते हैं। राम ने क्या किया, अग्री किया है कि वो कार को दे देगा श्याम को जब श्याम उसको 1 लाख रुपए देगा, ठीक है, मतलब कार भी तब देगा जब श्याम उसको 1 लाख रुपए देगा, मतलब ना इसने 1 लाख रुपए दिए ना राम ने उसको कार देनी है तब तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको भी समझते हैं, भाई राम ने तो कार दे दी है, ठीक है, मगर श्याम ने अभी कैश नहीं दिया, तो जब श्याम ने कैश नहीं दिया है मतलब आधा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, बट आधा अभी बचा है, सो इट इज पार्टली टेड पार्टली टरी। अब ये टेड एंड टरी क्या है, दैट इज एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, ठीक है। तो ऐसे नोट मत करना, थोड़ा सा स्पेसिंग का दिक्कत था इसलिए मैंने ये किया, आप लोग पूरा पूरा लिखना एग्जीक्यूटेड पार्टली एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो समझ गए, अब ये समझ गए, ये तो इजीली समझ में आ जाता है।
समझना हमको यूनिलैटरल है और समझना हमको बायलैटरल है, ठीक है। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब भाई इसमें मैम ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, मतलब मैम एक ही इंसान होगा जिसको काम करना होगा। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि भाई मेरा एक कुत्ता था छोटा सा, मेरा कुत्ता घूम गया, ठीक है, पग वाला हो जाता है ना, वोडाफोन वाला, बहुत अच्छा था वो, घूम गया वो कहीं। मैंने पोस्टर्स लगाए हैं, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला हुआ है कि भाई कोई भी जो लेकर आएगा ना उसको मैं इतना रिवॉर्ड दूंगी और इस तरीके से मैं उसको पेमेंट करूंगी, 50,000 रुपीज़ दूंगी, बहुत प्यारा है मेरा कुत्ता वो, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या मैंने किसी को बाउंड करके रखा है क्या? मैं लीगली ऑब्लाइज्ड हूँ कि भाई मेरे को तो देना ही देना रहेगा, अगर मेरा कुत्ता वापस आया मुझे उस बंदे को पैसे देने ही देने हैं, तो आई एम लीगली ऑब्लाइज्ड। बट क्या सामने वाले को वो बर्डन है, क्या उसको फुलफिल करने की लाइबिलिटी है कि भाई उसको लीगली ऑब्लाइज है वो कि मेरे को देना ही देना है, नहीं तो भैया उसका तो दिल टूट जाएगा, लाइक दैट, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर एक ही बंदा रहता है जो लीगली ऑब्लाइज रहता है और दूसरा बंदा क्या रहता है, दूसरा बंदा लीगली ऑब्लाइज नहीं रहता, वो एक इवेंट पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट टिका होता है कि अगर वो इवेंट हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें एक पार्टी का ऑब्लिगेशन होता है। मगर अगर हम कन्वर्सली देखें, ऑपोजिटली, अगर बायलैटरल होगा, कोई भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दोनों के कुछ कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, तो वो बन जाएंगे आपके बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो अब एक और छोटा सा बेसिस बचा हुआ है हमारा, दैट इज एनफोर्सिबिलिटी। अब क्रिएशन देख लिया, एग्जीक्यूशन देख लिया, एक बात समझ लो, एनफोर्सिबिलिटी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें से ही सबसे ज्यादा आएंगे। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, हर चीज, हर तरीके का टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल सब यूज किया इन लोगों ने। तो इसीलिए एनफोर्सिबिलिटी में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं वो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं, बिकॉज एनफोर्सिबिलिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं देयर आर 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिबिलिटी के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब जो एक्चुअली में लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो बड़ा सिंपल होगा भाई कि नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सारी चीजें फुलफिल करता है, जो एकदम राम भगवान की तरह आदर्श होता है, उसको कहा जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक जो होता है जो रावण होता है उसको कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट तो था बट जब बना तब वो ऐसा कुछ हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कोई कंडीशन बदल गई या चेंज हो गई है, तो उसको बोला जाएगा अग्रीमेंट। अब जब वो है ही नहीं, कुछ कंडीशन ही नहीं रही, तो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हट गया, तो वो क्या बन गया? वॉइड अग्रीमेंट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? अभी तो वॉइड नहीं हुआ है बट आगे जाके कभी वॉइड हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देन आता है इलीगल एग्रीमेंट। कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो क्या इलीगल एक्टिविटी कभी एनफोर्सिबिलिटी लेगी? नहीं। जब एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो याद करो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन कि उसमें अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता था। तो अगर इलीगल है मतलब एनफोर्स नहीं किया जा सकता, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। दैट्स व्हाई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया यहाँ पे, इलीगल अग्रीमेंट दिया हुआ है। ये भी कभी कभार बन जाते हैं, भाई लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो एनफोर्सिबिलिटी में ही उसके नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं अब हम, दैट इज इलीगल अग्रीमेंट। देन जो बचता है दैट इज अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो लग रहा था कि एनफोर्सेबल हो जाएगा बट कुछ फ्लॉज हो गए, कुछ डिफेक्ट हो गया उसमें, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं हो पा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, हमारी गलती हो गई, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनको हम डिटेल में समझते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलो अब भाई एक तो था वैलिड पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। वैलिड मतलब यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो एकदम परफेक्टली हो रही है, यहाँ पे अग्रीमेंट भी है, एनफोर्सिबिलिटी भी है, फ्री कंसेंट भी है, सारी चीज़ें हैं जो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, उसकी जो पैरामीटर्स आप समझोगे वो सारी चीज़ें ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मिलती हैं। तो जहाँ पर एनफोर्सिबिलिटी है, ये लॉफुल एनफोर्सिबिलिटी है, दैट इज योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर, भाई पहले जब वो बना था तब वो कॉन्ट्रैक्ट था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कोई ना कोई कंडीशन जो है वो सीज हो गई। ठीक है, दो बंदे थे, दो बंदों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब उसमें किसी एक की डेथ हो गई। ठीक है, अब डेथ हो गई है तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें एक बंदे की डेथ हो चुकी है, मतलब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, अब वो सीज हो गया है, दैट इज ही इज नॉट इन अ कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या हो गया, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऐसे जो इंस्टेंसेस होंगे दे वुड बी ऑलवेज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं आगे। वॉइड एग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब भाई अग्रीमेंट तो कर लेंगे, हम सब चीजें कर लेंगे। अग्रीमेंट किसी माइनर के साथ कर लिया हमने, तो क्या माइनर कॉम्पिटेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में उतरने के लिए, या फिर आपने जो वो था बहुत अच्छा था ना बंदा, ऋतिक रोशन इसमें था ना, कोई मिल गया में थोड़ा सा नॉर्मल टाइप, उससे आपने कर लिया, भाई उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है बट वो था अनसाउंड माइंड का, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरे लिए भी ना एक एलियनशिप बना लो। ठीक है, कर लिया तुमने कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वो अनसाउंड माइंड का बंदा कॉम्पिटेंट है क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? नहीं है। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एनफोर्सेबिलिटी मिसिंग होती है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्पिटेंसी को ही मीट आउट नहीं कर सकते। भाई अगर ऐसे बंदों से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे ना तो आप उन पर केस नहीं कर सकते, आप कुछ रिकवर नहीं कर सकते। तो ऐसे इंस्टेंसेस किसमें आते हैं? वॉइड अग्रीमेंट में। ठीक है, तो ऐसे सारे इंस्टेंसेस जहां पर आप किसी ऐसे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं अग्रीमेंट करने की कोशिश करते हो, जो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो शुरू से क्या माना जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक वो तुम लोगों ने देखी थी ना मूवी हाईवे में वो आलिया भट्ट को पकड़ के ले जाता है। ठीक है, तो उसके विदाउट कंसेंट के लिए किडनैप कर लेता है, और बाद में क्या होता है, बाद में आलिया भट्ट जो उसका फादर होता है शायद उससे फिरौती मांगता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो चीजें हैं उसमें अगर आलिया भट्ट इनकार कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा। मगर अगर आलिया भट्ट खुशी खुशी उसके साथ रहना शुरू कर दे तो क्या वो वॉइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर कोई अग्रीव्ड पार्टी होती है, अगर उस अग्रीव्ड पार्टी को डरा के धमका के आपने कुछ काम करा लिया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और अगर उसने उसके अगेंस्ट में कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बट अगर उसने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो वो आपका बन जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे, दैट इज इलीगल अग्रीमेंट। व्हाट इज इलीगल अग्रीमेंट? इलीगल अग्रीमेंट इज बेटा समथिंग जिसमें आप कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हो जिसका जो ऑब्जेक्ट है, जिसका जो गोल है, जिसका जो मोटिव है, तुम लोगों का मकसद ही क्या है? अनलॉफुल है, इलीगल है। तो ऐसे अग्रीमेंट्स क्या कहलाएंगे? ऐसे अग्रीमेंट्स कहलाएंगे इलीगल अग्रीमेंट। मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगी, तुम ना ऐसा करो, उसको निपटा दो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज इलीगल अग्रीमेंट्स। व्हाई इलीगल अग्रीमेंट्स? बिकॉज इसमें जो उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है या कंसिडरेशन होता है वो क्या होता है? इलीगल होता है, वो अनलॉफुल होता है। ओके, चलो अब लास्ट जो आपको इसमें ध्यान रखता है दैट इज एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब रजिस्ट्री होनी थी, रजिस्ट्री में स्टैंप लगाना भूल गए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा बना रखा है, अब क्या वो रजिस्ट्री विदाउट एनी स्टैम्प, अब तो ई स्टैम्प आने लग गए हैं खैर, तो इसलिए हो जाता है। पहले की समझो अगर बात, तो ठप्पा वप्पा लगता था, तो अगर वो लगाना भूल गए तो क्या उसकी कोई वैलिडिटी रहेगी? नहीं। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल था बट सिर्फ किसी टेक्निकल डिफेक्ट के कारण हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो जहां पर ऐसी चीजें हो जाती है कि हमसे गड़बड़ हो गई और वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, उसको कहा जाता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो, तो आई थिंक अभी तक मेरी एक कोशिश थी कि मैंने आप लोगों को रिवाइज करा देना था कि भाई कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और उसमें हमने समझा क्रिएशन था, उसमें हमने समझा एग्जीक्यूशन था, एनफोर्सेबिलिटी थी। एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करो, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूंगी, हम एक फन एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दैट इज क्रिएशन अगर
किया, क्रिएशन अगर किया तो मैंने क्रिएशन में क्या देखना था कि क्रिएशन अगर मैं करूंगी तो क्रिएशन में मैंने 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, दैट इज एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड टेसिड। अगर एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमारे 5 टाइप के बनेंगे। एक तो परफॉर्मेंस हो चुका है, परफॉर्मेंस होना बाकी है, आधा हुआ है, आधा नहीं, एक ही बंदे को परफॉर्म करना है और दोनों बंदे को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन के पार्ट थे। एनफोर्सेबिलिटी क्या कहता है कि एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें सारी चीज़ें फुलफिलमेंट है, एक वॉइड कि पहले वैलिड था बट किसी चीज़ों के कारण वो वॉइड हो गया, एक वॉइड अग्रीमेंट, किसी ऐसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या अग्रीमेंट कर लिया जो इनकेपेबल था उस कॉन्ट्रैक्ट में उतरने के लिए, तो वो हाँ हो गया आपका वॉइड अग्रीमेंट। अब बेटा यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना मैम अग्रीमेंट आ रहा है कहीं कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, अग्रीमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे वॉइड आ रहा है, वॉइड इसलिए आ रहा है क्योंकि वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी तो है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आया ही नहीं, वो अग्रीमेंट में ही रह गया है ना। देयर इज मिसिंग ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, दैट इज अवॉइडेबल, किसी को पकड़ के धड़ा धमका के हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो अवॉइडेबल है। इलीगल, भैया हमारा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ही इलीगल है, अनलॉफुल है, तो दैट इज इलीगल अग्रीमेंट। और एक होता है अनएनफोर्सेबल, मतलब पहले हमने तो करा सब कुछ था, कुछ गलती हमसे हो गई, स्टैम्प या टेक्निकल डिफेक्ट हो गया या लॉ चेंज हो गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, वो एनफोर्स नहीं किया जाता, तो दैट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। चलो भाई अभी तक मैं ये मान के चल रही हूँ तुम लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स बाय दिस एग्जाम्पल। अब फिर हेरा फेरी जो भी है वो सबने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, राइट। तो अब फिर हेरा फेरी में भी जो स्टोरी लाइन थी वो मैंने आपसे डिस्कस करी है एंड हम समझते हैं उसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो उनने उतर लिए थे, ठीक है, जिन्हें कर लिए थे, ओके। तो चलो मेरे साथ एक बार पढ़ो। राजू, श्याम एंड बाबूराव agrees to mortgage their house to bank at 50 lakhs and takes an unsecured loan from Rajpal Yadav, ठीक है। पुराने दिन याद आए, पुरानी स्टोरीज याद आई, हमको भले ही हमारी स्टडीज ध्यान में आए ना आए, गाने हुए, स्टोरी लाइन हुई, ये चीज़ें तो ऐसी है हमारे साथ, हम मर देंगे ना, मरने के साथ हमारे साथ ऊपर जाएंगे, है ना। हमको हमेशा, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी होगी तो बात अलग है, पर जिन बच्चों ने ये मूवी देखी होगी उनको याद आ गया होगा कि इस मूवी में क्या हुआ होगा। मैं फिर हेरा फेरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया था और अपना घर गिरवी रख दिया था। लोन लिया था राजपाल यादव से भी 20 लाख का, क्यों? क्योंकि उनको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना था जहां पर 10 दिन में उनके पैसे डबल होने थे, ठीक है। अब हुआ क्या, कंपनी ने क्या किया, कंपनी तो गई निकली चीट और वो भाग गई। अब भाग गई तो बैंक थोड़ी भागेगा, तो बैंक ने क्या कर दिया, उनका जो घर था वो सोल्ड ऑफ कर दिया, ठीक है। जैसे ही वो हुआ वो बेचारे हो गए इंसॉल्वेंट। अब जैसे इंसॉल्वेंट हुए, राजपाल यादव को आया गुस्सा, उसको आया गुस्सा और वो उनको डराने लगा, धमकाने लगा, मारने की धमकी देने लगा, पैसा मांगने लगा। उसके कारण बेचारों ने क्या किया, उन लोगों ने, एक उनको पता पड़ा कहीं पे ड्रग्स का कुछ कारोबार था, वहां से उन लोगों ने ड्रग्स चोरी कर लिए। अब जब ड्रग्स चोरी कर लिए तो पुलिस को तो भैया उनको पकड़ना ही था, तो पुलिस ने उन पे रिवॉर्ड रखा कि जो लोग उनको बताएंगे कि वो लोग कहाँ हैं, हम उनको रिवॉर्ड देंगे, बस हमको ये लोग पकड़ा दो, ठीक है। तो इसमें अब देखो मेरे साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले राजू, श्याम एंड बाबूराव, इनने क्या किया, अग्री किया कि भाई इन्वेस्ट करना है कंपनी में और ये सारी कंडीशंस है। एक्सप्रेस किया, रिटर्न फॉर्मेट होगा, क्योंकि मॉर्गेज का जो होता है, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोग देखूँ मैं क्या हाईलाइट कर रही हूँ। मॉर्गेज का जो फॉर्म होता है, जो मॉर्गेज का फॉर्म होता है वो हमेशा रिटर्न में होगा, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही हम लोगों ने देखा कि कंपनी भाग गई तो बैंक उनके पास गई होगी, क्या बैंक ने इनको क्या बोला होगा, पब्लिक नोटिस इश्यू किया होगा, सब कुछ किया होगा। पर जब ये एंटर कर रहे थे तो इनने एक्सप्रेस के साथ साथ एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी फुलफिल कर लिया था। कैसे कि अगर आपने हमें पे ऑफ नहीं किया तो हम आपका घर बेच देंगे। वो बाद में नहीं मनाने आएगा कि हम घर बेच दें, क्या प्लीज अब क्या करें, काम नहीं चल रहा है, ऐसे करके नहीं बोलने आएगा, वो इम्प्लाइड ही है, वो कंडीशन थी। तो दैट वाज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि भाई बैंक जो है ना वो तुम्हारा घर बेच देगी, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ, बैंक ने जब घर बेचा, बेचारे वहीं खड़े थे और जो वहाँ का ऑक्शनियर था उसने ठक 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 करके 40 लाख में उनका
बेचारों का घर बेच दिया। तो जो ठक 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 था, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज टेसिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पता पड़ गया कि भाई घर बिक गया है। ये जो इन लोगों ने ठक 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 करी है, इसका मतलब क्या होता है कि घर बिक गया है। ठीक है, तो ये देखो इसी पैराग्राफ में हमने क्रिएशन के तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए। एक हो गया हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया इम्प्लाइड और दूसरा था हमारा टेसिड कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं एग्जीक्यूशन पे। अब एग्जीक्यूशन तो भाई हुआ नहीं, ठीक है, पार्टली एग्जीक्यूटेड रह गया क्योंकि इनको पैसे मिले क्या वापस बेचारों को? नहीं, मगर इनने तो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया था, बट सामने वाले ने नहीं किया, तो भाग गया। तो उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर पार्टली एग्जीक्यूटेड हुआ ये, बट पार्टली एग्जीक्यूटरी बना रह गया। ठीक है, ये समझो मेरे साथ, कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों अगर मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये हमारा खत्म होता है यहाँ पर। अब इसमें जैसे ही सब कुछ हुआ, जब इन लोगों ने चोरी वोरी करी, ठीक है, यहाँ पे बायलैटरल भी है, ये तो तुम लोग समझ गए होंगे, बायलैटरल भी है क्योंकि भाई दोनों लोग थे, इन्वॉल्व थे। मगर जब इन लोगों ने चोरी वोरी करी, ड्रग्स चोरी कर लिए, तो पुलिस ने इन पे रिवॉर्ड रखा था कि जो बंदा इन्हें पकड़ के लेके आएगा हम इनको पैसे देंगे। तो ये क्या था हमारा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पुलिस को ये नहीं पता, या पुलिस ने किसी एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं बोला तुम्हारा लीगल ऑब्लिगेशन है, तुम मुझे लेके आओ, उनको पकड़ के लेके आओ, ऐसा नहीं। उनने बोला है जो लेकर आएगा, किसी कोई भी लीगली ऑब्लाइज नहीं, तो दैट इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो पुलिस ने दिया था कि जो लेकर आएगा दैट वुड बी गिवन द रिवॉर्ड। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूशन खत्म। एनफोर्सेबिलिटी पे चलते हैं। एनफोर्सेबिलिटी पे अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है, डेथ के लिए, तो क्या हो जाएगा, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट तो कर लोगे, बट उसने आपको डरा धमका के काम किया है, तो दैट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आपने ड्रग्स चोरी कर लिए, और ड्रग्स चोरी करने के बाद आप उसको ब्लैक मार्केट में सेल करोगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका इलीगल अग्रीमेंट, क्योंकि जो उसका आपका कॉन्सेप्ट था, जो उसका ऑब्जेक्ट था, दैट इज इलीगल, दैट इज अनलॉफुल। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये इन सब में कवर होगी। ऐसे ही धीरे धीरे अपने डेली लाइफ से एग्जांपल्स लो और उसमें ढूंढो कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, और ऐसे समझो। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं, यहीं समझते हैं। मगर इससे जाने से पहले ये एक आरटीपी का क्वेश्चन है, और वो आरटीपी का क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ, आरटीपी का क्वेश्चन है। ये आरटीपी का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आरटीपी में जो दिया हुआ है, जैसा मैंने समझाया है, क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कमेंट में जरूर बताओ, सो दैट मैं और इलैबोरेटिव वे में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो चलो एक बार ये देख लो, और उसके बाद कोई भी दिक्कत आए बताना। डिस्क्रिप्शन पे आपको कॉमर्सेस की डिटेल्स, हमारे आने वाले बैचेस की डिटेल्स मिल जाएंगी। स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर ये स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स एज। थैंक यू।